नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 को क्लियर करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 मंथ की एक प्रूव्ड स्ट्रेटजी, जिससे आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर हाँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको फॉलो करने वाले हो आप, तो आप 2025 के अंदर ही आरआरबी रेलवेज के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सीपी सर। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक मेंटोर की तरह गाइड करता हूँ सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स को। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को, जिन्होंने नोट सेट, आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं मेरी स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। बस आपको अपना पेन कॉपी लेके बैठना है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उन पॉइंट्स को आपको नोट करना है और उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। बस ये चीज़ करिए आप, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो चलो हम प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले, एक बार मेरे पास में एक स्टूडेंट थी, प्रिया नाम से, जो पटना की रहने वाली थी। उसका कॉल आता है और वो बोलती है कि सर, मेरे पास में लास्ट टाइम जो अपना आरआरबी का एग्जाम हुआ था उससे पहले उसका नवंबर दिसंबर के समथिंग बात हुई हमारे। तो उसने बोला कि सर, मेरा एग्जाम क्लियर करने का पूरा प्लान है इस बार, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 3-4 मंथ में ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगी। बहुत सारा सिलेबस है इसके अंदर, मैं जॉब भी करती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? नोट्स पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़नी चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट देने चाहिए? ये सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी। तो मैंने उसको प्रॉपरली ये पूरा प्लान समझाया, उसने उसको फॉलो किया, और जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आया था उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। उसने मेरे को मैसेज किया कि थैंक्स सर, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे हुई। उसी प्रकार से एक दूसरा स्टूडेंट था एमपी से, रोहित नाम का। उसने भी मेरे को यही चीज़ें बोली थी कि सर, मैं 4-5 बार मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, पर मेरे को समझ नहीं आता है कि जब एग्जाम में मैं जाता हूँ तो सब कुछ वहाँ पे जीरो हो जाता है, बहुत सारी माइनस मार्किंग होती है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास में। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको समझाई प्रॉपर। तो अभी उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव था, वो भी आरआरबी के अंदर सिलेक्शन हो गया है उसका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में आ सकते हो, आप में भी वो काबिलियत है। 4 मंथ आर इनफ फॉर चेंज योर लाइफ। 4 मंथ आप गायब हो जाइए दुनिया से, केवल अपनी स्टडी को दीजिए और देखिए फिर क्या कमाल होता है। कब तक दूसरों के स्टेटस पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखते रहोगे? अपना स्टेटस डालो, अपने घर वालों को गुड फील करवाओ, और तुम्हारे फिर देखना क्या रिएक्शन होंगे, क्या खुशी होगी तुम्हारे साथ में। चलो हम बात करते हैं इस प्रॉपर प्लान की। सबसे पहले कोई भी प्लान हम जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, उसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारे नर्सिंग में क्या होता है, सारे एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इसका क्या एग्जाम पैटर्न है उसको एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में प्रॉपर एक एक मंथ की हम स्टडी प्लान की, पर वीक की हम बात करेंगे, पर डे की हम बात करेंगे, मॉक टेस्ट की हम बात करेंगे, सारी चीजें रहेंगी उसमें। चलिए, एग्जाम अगर आरआरबी की मैं बात करता हूँ, तो आरआरबी के एग्जाम के अंदर 2025 में क्या आने वाला है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 100 MCQ आते हैं टोटल। कितने MCQ आते हैं? 100 MCQ आते हैं टोटल। वो डिवाइड रहते हैं 70-30 के रेशियो के अंदर, और 100 मार्क्स के लिए ही ये माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जो 100 है उसमें 70% या 70 मार्क्स की होती है आपकी नर्सिंग, जिसमें आप ऑलरेडी काफी अच्छे होंगे क्योंकि आप लोगों ने नर्सिंग की है, करके आए हो। उसमें मेन अपने जो एरियाज हैं 30 मार्क्स के लिए, वो होता है जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, और जनरल साइंस। यानी टोटल 30 मार्क्स जो होता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना होता है। उसके लिए भी हम पूरा प्रॉपर प्लान लेके आए हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। चलिए, नेगेटिव जो टाइमिंग होता है इस टेस्ट का, वो होता है 90 मिनट, यानी 1 आवर एंड 30 मिनट। 90 मिनट इसके लिए आपको दिए जाते हैं।
नोट सेट जैसा इसका कोई भी डिवाइडेशन वाला पार्ट नहीं होते, इसमें कंप्लीट पेपर आएगा आपको 90 मिनट में करना, चाहे एक ही क्वेश्चन में आप 90 मिनट लगाइए या पूरा पेपर ही आप 30 मिनट में कर दीजिए, उसका आपको कोई भी बाउंडेशन वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। उसका भी स्ट्रेटेजी देखेंगे हम कि कितने क्वेश्चन करके आने हैं, कैसे नेगेटिव रोकना है, सारा चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फोर्थ चीज है नेगेटिव मार्किंग। अभी सभी एग्जामों में मोस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है, तो इस एग्जाम में भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, वो है 1/3। ठीक है, तो 3 एमसीक्यूज आप गलत करके आओगे तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। चलिए, हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम आते हैं सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें उसका प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ के क्या जाना है वहां पे। अगर आप लोगों के पास में आरआरबी का सिलेबस नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि सर हमें आरआरबी का सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं आपको जरूर से उसको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी से। और आप हमारे सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो सिंपल सा सिलेबस है, 70% एमसीक्यू आते हैं आपके नर्सिंग के, तो आपको पूरी नर्सिंग पढ़ के जानी है। और 30 एमसीक्यू आते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस आता है। मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस देखने को मिलता है। वो प्रॉपर मैं आपको सिलेबस सेंड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी चीजें अच्छे से। ठीक है, अब हमने सिलेबस तक अपना पार्ट क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो जो लोग भी उम्मीद छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट से, जिनका एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि 35 ईयर्स यहाँ पे मांगते हैं। SC ST के बच्चे हैं उनसे और भी ज्यादा एज वहाँ पे पूछा जाता है। तो 40 ईयर्स तक अगर भी आप भी हो तो इस प्लान को फॉलो करो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने काफी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तभी मैं आपको ये प्लान यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो एक फुल प्रूव्ड प्लान है। एंड तक देखना, इसको बीच में मत छोड़ना, पेन कॉपी लेके जरूर से बैठना, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब फ्री टाइम हो तब देख लेना भले ही। अब 4 मंथ का जो स्टडी प्लान है, मंथ वाइज हम ब्रेक डाउन करेंगे उसको। सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, और PNC का ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारी साइट पे जाके हमारा फ्री कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चलो पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे कोई भी फ्री प्लान या स्टडी का कोई प्लान आता है या कुछ भी चीज़ आती है तो आप उसको छोड़ ना दो, भूल नहीं जाओ। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर ये प्लान आपको अच्छा लगता है एट द एंड। चलिए, फर्स्ट मंथ की हम बात करते हैं। जो पहला मंथ है हमारा, पहला मंथ आपका आज से ही स्टार्ट मानो, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपका पहला मंथ मान के चलिए। आज से आपका पहला मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, गलती नहीं करनी है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है। चलो, पहले वीक के हमारा, पहले मंथ के हमारे फर्स्ट और सेकंड वीक, इसको हम बोलेंगे कोर नर्सिंग सब्जेक्ट वाला वीक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने कोर नर्सिंग सब्जेक्ट है उनका फाउंडेशन और थ्योरी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट दोगे तो आपको अच्छा फील होगा। उससे पहले मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो 20-30 नंबर आ रहे होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। चलिए, इसमें क्या करना है, आपको कोर नर्सिंग सब्जेक्ट को पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको विद MSN। चलिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, दो अलग अलग चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्वेश्चन रहेगा हमेशा कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमारे तो कुछ समझ नहीं आता। नोट्स पढ़ें, कंपटीशन की कोई बुक पढ़ें, या फिर MCQs डायरेक्टली सोल्व करें। बहुत सारे आपके पास में बुक्स के एग्जाम्पल भी रहते होंगे, जैसे बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। PR यादव आपको रटा हुआ होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे टारगेट हाई को पढ़ते होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, अभी एक नई बुक चली है
मिशन परिचारिका नाम से कुछ है, वो पढ़ते होंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे एनक्लेक्स को, एनक्लेक्स की बुक्स जो आती है सॉन्डर्स वगैरह, उसको पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं, प्लस इधर आपके पास में नोट्स होते हैं, और इन्हीं में आपके पास में एमसीक्यूज होते हैं। तो इन सब में आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी भी बात करेंगे आगे। तो ये बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आखिर पढ़े क्या। तो आप कोई सी भी एक बुक इनमें सेलेक्ट कर लीजिए, पीआर यादव लीजिए, टारगेट हाई लीजिए, मिशन परिचारिका लीजिए, कुछ भी लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा इन बुक्स के थ्रू। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा जो फर्स्ट वीक मंथ है उसके अंदर आपके पास में नोट्स होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट के आपके पास में नोट्स होने चाहिए। अगर नोट्स नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं आपको जरूर से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। चलिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको नोट्स पढ़ने हैं, इससे आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आपका जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पे क्लियर होगा। समझ गए। सेकंड, अब इसमें नोट्स में से कहाँ से स्टार्ट करना है, नोट्स में कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना है एमएसएन सबसे पहले। एमएसएन पढ़ने का क्या फायदा है, अब एमएसएन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो आप कोई सा भी एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कार्डियोवेस्कुलर स्टार्ट कर लिया, कार्डियोवेस्कुलर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब कार्डियोवेस्कुलर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले इसका शॉर्ट व्यू ऑफ एना एंड फिजियो, और उसके बाद में इसके डिसऑर्डर्स। इस तरीके से आपका स्टार्ट होने वाला है। अब ये मत बोलना कि स्टार्ट कैसे करूं, समझ में आ गया कैसे स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं एमएसएन उठाओ, एमएसएन का एक सिस्टम लो, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखो, और उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स देखो। समझ गए, बहुत इजी चीज थी। फिर उसके बाद में आपने पूरे नोट्स कलेक्ट कर लिए, पूरे नोट्स को इसी तरीके से पढ़ना है आपको। एमएसएन आपने फिनिश कर दी, फंडामेंटल आप नर्सिंग आप फिनिश करोगे, उसके बाद में ओबीजी फिनिश करोगे, उसके बाद में पीडियाट्रिक फिनिश करोगे, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो फिनिश करोगे, कम्युनिटी हेल्थ है वो फिनिश करोगे, न्यूट्रिशन आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट आता है। ये सारी चीजें आप प्रॉपर पढ़ते हुए जाओगे। इस तरीके से आपकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट मंथ इन्हीं चीजों के लिए आपको दिया जा रहा है। अब आप साथ में अगर एमसीक्यूज करते हो तो पीआर यादव बुक से ले लो, टारगेट हाई से ले लो, मिशन परिचारिका से ले लो, एनक्लेक्स से ले लो, कोई सा भी बुक आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। विच वन इज बेस्ट बुक इज योर चॉइस, आपका किस बुक का लैंग्वेज आपको समझ में आता है आपकी वो चॉइस है। पर इन सभी बुक्स में कुछ ना कुछ गलतियां मिल सकती है। बाकी एनक्लेक्स जो होता है वो एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, क्योंकि ये अच्छे राइटर्स के रेफरेंस से लिखा गया बुक है। बाकी में आप लोगों को थोड़ा सा फोकस रहना है, कॉन्शियस रहना है, जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको कंपेयर करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट से हमें पूछ सकते हो। चलिए, ये तो हो गई जो फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जिन्होंने 2 3 4 या 5 बार एग्जाम दे चुके हैं या कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ है, उन लोगों के लिए क्या, वो लोग अगर पहले से ही किसी बुक को पढ़ रहे हैं, पहले से ही किसी बुक को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मान लो कि चलो पीआर यादव पढ़ रहे थे, तो आपको इसको ही पढ़ना है, फिर वापस आपको इसको ही पढ़ना है, 3 से 4 बार इसको ही आपको रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है। कोई नया बुक नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब ऐसे मत बोलना कि सर लास्ट टाइम इस बुक से कुछ नहीं आया था, वो अलग बात है, इस बार आ सकता है। वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए जरूरी है। इसके साथ में आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है, इससे आपका जो थ्योरी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ में ही आपको इस बुक से एमसीक्यूज सोल्व करने हैं, ठीक है। नॉन नर्सिंग पार्ट की हम अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नॉन नर्सिंग पार्ट भी आपका साथ साथ चलता रहना चाहिए। पर डे 1 आवर के लिए मैं डेली की स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। तो ये चीजें हो गई आपके जो पुराने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप उसी बुक को पढ़िए, उन्हीं नोट्स से पढ़िए और एमसीक्यूज सोल्व करिए। ये पुराने बच्चे जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके लिए। अब डेली का परफेक्ट प्लान भी बताऊंगा मैं आपको, तसल्ली रखो लिखते हुए।
जाना सब चीजों को। चलो आगे बात करते हैं। अब थर्ड और फोर्थ वीक में हमें क्या करना है। फर्स्ट वीक में हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड वीक 15 डेज हमने क्या किया, प्रॉपर जो नोट्स थे हमारे उन सबको पढ़ा। हमने हमारी जो थ्योरी थी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। हमने बुक्स देखे, एमसीक्यूज कुछ पढ़ने की कोशिश की। स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो चीजें भी। अब इस थर्ड फोर्थ वीक में आप क्या करोगे, कम्युनिटी पढ़ोगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे, फार्मा पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, न्यूट्रिशन पढ़ोगे, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। जो फर्स्ट मंथ है उसके लास्ट वीक में आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। कहाँ से मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, एग्जाम आपको ही दे के आना है, उसका कोई भी इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब फर्स्ट मंथ में आपका क्या रूटीन होना चाहिए था, या मैं क्या रूटीन फॉलो करता था। मैंने अब तक कम से कम 25+ एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, उसमें नर्सिंग के भी हैं, नर्सिंग से अदर फील्ड के भी एग्जाम्स है। मेरा पैशन है बस एग्जाम देना, क्वालिफाई करना। आपको जो बोलना है बोल सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे चीजें क्लियरली बता पा रहा हूँ कि आप किस तरह से चीजें करोगे। चलो सबसे पहले आप किस तरह से अपना डेली का रूटीन रखो, ताकि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ सके, आपका जो स्ट्रेंथ है, प्रोसेसिंग है चीजों को सीखने की समझने की, वो स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन वे में रहे। उसके लिए चलो ठीक है, 5:30 बजे आप उठ जाओ, उसके बाद में एक्सरसाइज करो और ब्रेकफास्ट ले लो। फिर 7 से 10 आप थ्योरी को पढ़ो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम होता है। उसके अलावा 11 से 2, यानी अब आप आवर्स जोड़ते जाइए, यहाँ पे 3 आवर्स यहाँ पे हो गए, 2 आवर्स आपके यहाँ पे हो गए, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए 3 से 6, 3 आवर्स यहाँ पे हो गए, और 1 आवर आपका यहाँ पे हो गया। तो टोटल हम एवरेज मान के चले यहाँ पे 3 3 3, ये होता है 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स की स्टडी आपको फर्स्ट मंथ में करनी होगी फॉर द सिलेक्शन। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो फिर मर्जी आपकी, ये प्लान देखने का कोई मतलब नहीं है। चलो सेकेंड मंथ की हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है, मैं मान के चलूँ 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम प्रिपरेशन में आ गए हैं सेकेंड मंथ में। इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, सेकेंड मंथ का उठा के फर्स्ट मंथ में मत करने लग जाना, वरना फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, चलो सेकेंड मंथ में कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग एंड एमसीक्यू फोकस। अब आपने जो भी पढ़ा है उनको मजबूत करना है। जैसे आपने सीपीआर पढ़ लिया है, अब सीपीआर के बारे में आपको कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लो, आपको पता होना चाहिए। समझ गए। तो आपके जो कंसेप्ट है वो आपके और मजबूत हो जाएं, कि भाई नींद में भी जगा दे कोई, थप्पड़ मार दे कि उठ उठ बताइए क्या है ना। सीपीआर का रेशो कितना होता है एडल्ट के अंदर, 30/2, मतलब कभी भी पूछ लो आपसे। इस तरह से आपके कंसेप्ट होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वीक में क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को देखोगे, आप सोल्व करोगे। आप ये कैसे करोगे, मैं अभी मेरी जो साइट है उस पर प्रॉपर डेली बना रहा हूँ एमसीक्यूज। तो आपको कुछ ही दिनों में ये अपडेट मिल जाएगा कि एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे वो। तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा लेना, पैसा तो लगेगा नहीं। चलो डेली इस फर्स्ट वीक में क्या करना है, आपको टारगेट बनाना है 100 एमसीक्यू सोल्व करने का मिनिमम। समझ गए। दूसरा, फोकस ऑन वीक एरियाज। जो भी आपके वीक एरियाज है उसको पहचानो। आपको सीपीआर याद नहीं हो रहा, आपको क्रेनियल नर्व्स याद नहीं हो रही, आपको नर्वस सिस्टम याद नहीं हो रहा, आपको ओबीजी याद नहीं होती है, आपको साइकेट्रिक याद नहीं होती है, पहचानो उन चीजों को कि यार ये चीजें मुझे याद नहीं होती। आपकी एक अलग से बुक होनी चाहिए, उसके अंदर नोट कर लो उनको कि ये मुझे याद नहीं होता, देखता हूँ तुम्हें बाद में, है ना। भूलने वाली चीजों को नहीं भूलते हो, और याद करने वाली चीजों को भूल जाते हो, उसके लिए लिखना है ये। स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब वीकेंड में आपको मॉक टेस्ट देना है, वो भी आपको स्टार्ट कर देना है फर्स्ट और सेकंड वीक में। और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे सेकंड मंथ के अंदर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं मंथ के
थर्ड और फोर्थ वीक में स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इसमें बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे थे, अब तक 1.5 महीना आपका निकल चुका है। अब आपको आपकी स्पीड को बढ़ाना है, डेली 150 एमसीक्यूज करने की स्पीड बढ़ाओ। टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एरर को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरर को एनालिसिस कैसे करोगे कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपके कि एक बच्चा है 5 साल का, उसका नॉर्मल बीपी कितना होता है। अब बहुत सारी बुक्स आप जो पढ़ते हो उसमें कुछ क्या दे रखा है, कुछ क्या दे रखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये सही नहीं है, ये सही है। आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाना चाहिए। मतलब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि एनक्लेक्स में तो ये लिखा हुआ है, मिशन परिचारिका में ये लिखा हुआ है, पीआर यादव में ये लिखा हुआ है, टारगेट हाई में ये लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये एरर पहचानना स्टार्ट कर दो। रिवीजन ऑफ फर्स्ट मंथ। अब जैसे ही आपका जो सेकंड मंथ होता है, एक बार जो फर्स्ट मंथ में आप लोगों ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे देखे थे, उनको वापस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। 2 दिन उसको दो, कंप्लीट रिवाइज कर दो। रिवाइज करने से ही आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपको बोझ लग रहा है सिलेबस, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड नंबर के मंथ की। तीसरे मंथ में हम जा चुके हैं। यह है इंटेंसिव प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए। इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। चलिए, फर्स्ट और सेकंड वीक में क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। डेली एक फुल मॉक टेस्ट दो 90 मिनट का। कंप्लीट एनालिसिस करो आफ्टर ईच टेस्ट, और टारगेट रखो 75 प्लस स्कोर करने का कंसिस्टेंटली। अभी आपके अगर 30-40 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में भी, तो मेन एग्जाम में 50-60 से, अच्छा 30-40 आ रहे हैं तो फिर तो 20 ही आएंगे। अगर 60 आ रहे हैं तो फिर 50 आएंगे। तो वहां से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे कम होता है अपने पास में, तो उसको पूरा प्रैक्टिस करके जाओ पहले से ही। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है कि मैं पूरा पेपर कर पा रहा हूँ 90 मिनट के अंदर, कर पा रही हूँ 90 मिनट के अंदर। ये चीजें आपको वहां पे देखनी है। ऐसे नहीं है कि 90 मिनट का पेपर है, 20 मिनट में खत्म करके खाना खाने जाना है, मुझे किसी से बात करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे घर वाला बुला रहे हैं, मुझे काम करवा रहे हैं, झाड़ू पोछा करना, कुछ नहीं, बहाना कुछ नहीं है। आपको 90 मिनट देना है। आपके पास जिस दिन टाइम हो 90 मिनट का, उस दिन ही टेस्ट दो, पर उसको प्रॉपर तरीके से दो। जो भी मॉक टेस्ट को वेस्ट ऑफ टाइम मानता है, उसका टाइम कभी नहीं आएगा। तो अपना टाइम लाने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। चलो, थर्ड और फोर्थ वीक की अगर हम बात करें, तो वीक एरियाज को स्ट्रेंथनिंग दो। अब तुमने पढ़ा था कि मेरा सीपीआर जो है, मेरा वेंटिलेटर का जो चैप्टर है, मेरा इमरजेंसी आईसीयू का जो चैप्टर है, वो थोड़ा सा वीक है। मेरा इमेज पहचानने का जो है थोड़ा सा वीक है। उन एरियाज को अब आप यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करोगे। मेरा ईसीजी का जो एमसीक्यू जाते हैं उसमें गलत होते हैं, इस एरियाज को आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका वीक एरिया को स्ट्रेंथनिंग करने का काम। अपने आप को मजबूत कर लो और ताकत से लड़ो, अब और ताकत से पढ़ो। आइडेंटिफाई टॉप 5 वीक टॉपिक्स, लिख लो उनको। सीपीआर हुआ, ईसीजी हुआ, ठीक है, जो भी आपको लगता है, लेबर प्रोसेस हुआ, जो भी आपको वीक एरियाज लगते हैं उनको लिख लो। एक्लेम्सिया हुआ, प्री एक्लेम्सिया हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको लिख लो आप यहाँ की, कि मेरे को भाई इसको तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। डेडिकेटेड 2 to 3 आवर्स डेली ऑन वीक एरियाज। जो भी तुमने वीक एरिया सिलेक्ट किए हैं उनको दोबारा से पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा, समझ गए। अब फार्मेकोलॉजी पे आप फोकस कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। करंट अफेयर्स के साथ में जुड़ जाओ, डेली आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है। और हाँ, आगे हम बात करते हैं संडे स्पेशल क्या रखोगे थर्ड मंथ में, वो देख लो। संडे को थर्ड मंथ से क्या करना है, मॉर्निंग में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, आफ्टरनून में आपको कंप्लीट एनालाइज करना है, उसका रिवीजन करना है, इवनिंग में मोटिवेशनल कंटेंट देखने हैं, और अपनी प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है। मोटिवेशनल प्लान कंटेंट क्यों सर? क्योंकि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिमोटिवेट नहीं होगा इस ड्यूरेशन में। आप बार बार लो फील करोगे,
ठीक है। तो उसके लिए आपको मोटिवेशन देखना जरूरी है। मेरे चैनल पे देख लेना, किसी और के चैनल पे देख लेना, अपने टीचर से बात कर लेना, अपने सीनियर से बात कर लेना, पर मोटिवेट रहना जरूरी है। गधों के साथ बात मत करना। 4 मंथ फाइनल रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइम आ गया आपका। हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपकी एग्जाम डेट आपको मिल जाए, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाए। तो ये 4 मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको रैपिड रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो भी सारे नोट्स पढ़े थे उनको 5 दिन में खत्म कर दो। कर दोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ रहे हो ना, वो बहुत स्लो पढ़ोगे, फिर 5 दिन में आराम से पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे सारे। आपने जो भी फॉर्मूलाज बनाए हैं, फैक्ट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, उनको याद करना है। डेली मॉक टेस्ट देना है इस टाइम में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस होगा आपको उसको मैनेज करने के तरीके ढूंढने हैं। वो कैसे करना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है, हम प्रिपरेशन करेंगे, हमारे ऊपर स्ट्रेस रहेगा, फैमिली का रहेगा, अपना खुद का रहेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का रहेगा, दिवाली आ जाएगी, कुछ और त्योहार आ जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें वहाँ पे बीच बीच में आएंगी। बीच बीच में आपको डिमोटिवेट होगे, उसका स्ट्रेस रहेगा, घर वाले कुछ बोलेंगे, कोई बच्चों वाली मदर है तो उसके बच्चे संभालने की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीजें रहती है, उनका स्ट्रेस होता है, तो उसको मैनेज करने की टेक्निक्स भी आपके पास होनी चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, 4 मंथ में पीक परफॉर्मेंस मोड। अब भाई ये आपका एंड टाइम है, जो अब तक आपने किया है उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको देना है। तो लाइट रिवीजन करना है आपको। फोकस ऑन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस। आपको इस टाइम में कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है कि भाई मुझे तो याद ही नहीं हुआ, है ना। इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए ना। तो इसमें कॉन्फिडेंस आपको जरूर से मेंटेन करके रखना है। सोल्ड प्रीवियस 5 years पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट में लिखना। हेल्थ केयर एंड प्रॉपर स्लीप। लास्ट का जो 15 दिन होता है, आपकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो कितना अच्छा प्रिपरेशन कर लो, कुछ याद नहीं होने वाला। तुम्हें अगर फीवर भी आता है, एग्जाम देने जाते हो, तो तुम्हारा जो 50% है वो गायब हो जाएगा। तो आपको स्वस्थ रहना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। अब कॉन्फिडेंस इज द की। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एमसीक्यूज को भी करते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। जो फैक्ट है उसके ऊपर परफेक्ट रहो। जो तुम्हारे माइंड में फर्स्ट बार आ जाता है, जो 80% तुम्हारे माइंड में लगता है कि ये सही है, उस पर क्लिक करो, छोड़ दो फिर उसको। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा कंफ्यूज होगे। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है ना। नॉर्मल बीपीओ पे चिल्ड्रन, और तुम वहां पे एडल्ट का करके आ गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। क्वेश्चन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, फिर उसका आंसर करना। 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार ऑप्शन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अच्छे से करके आना है। चलो आगे और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डेली रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। बहुत सारी चीजें बची हुई है अभी इस वीडियो के अंदर, तो आप लास्ट तक बने रहें, इन चीजों को आप लिखते रहें, भूल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। मॉर्निंग के गोल्डन आवर्स होते हैं 5:30 से 11 बजे तक। तो आपको उठना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है। टफ सब्जेक्ट को आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना है। 10 से 11 बजे तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो प्रीवियस डे का, वो देख सकते हो। प्रोडक्टिव आफ्टरनून 12 से 3 तक आप क्या कर सकते हो, थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो, लाइट सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। 2 से 3 बजे तक आप लंच करो, रेस्ट करो, एक नैप ले लो, अच्छी बात है। पावर इवनिंग, इवनिंग के टाइम में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। 6 से 7 के बीच में आपको एरर एनालाइज करना है, वीक एरियाज को और एनालाइज करके पढ़ना है। चलो नाइट रूटीन क्या होना चाहिए, 9 से 10:30 के बीच में आप करंट अफेयर्स पढ़ो, जीके पढ़ो, और 10 से 10:30 के बीच में आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो। अब आपको क्या करना है, जो आपका साइंस है उसकी एक लूसेंट बुक आती है, उसको खरीद लो, उसका डेली 20 पेज पढ़ो। एक जीके आती है, उसको लूसेंट वाली पढ़ सकते हो, उसके भी डेली 20 पेज आपको पढ़ने हैं। चलते फिरते खाते उठते बैठते कभी भी पढ़ लो। और मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स है, कौन से फ्री यूट्यूब चैनल है, कौन से सारी बुक्स स्ट्रेटेजी मैंने उसमें समझा रखी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है आरआरबी के लिए, वो पूरा जाके देखो।
तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। अब संडे स्पेशल क्या रखोगे आप, हर संडे को क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए वो देख लीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको मॉर्निंग के अंदर, एनालाइज करना है, फैमिली टाइम देना है आपको आफ्टरनून में, और लाइट रिवीजन करना है इवनिंग के अंदर। समझ गए, संडे के ये प्लान फिक्स रखो अपना। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको बता देता हूं कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। डेली आपको 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना है या योगा करना है, इससे आपका स्ट्रेस दूर रहेगा। कर लोगे, वरना कुछ नहीं होगा। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ के फिर बाबू सोना में लग गए और सो ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है, फिर याद नहीं होंगी चीजें, जो कर रहे हो वो याद होगा। वीकली 1 मूवी आउटिंग विद फ्रेंड्स, वीक में एक थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दो, एक मूवी देखो मोबाइल के अंदर, बाहर जाके देखो, अपने दोस्तों से बात करो, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। समझ गए। टॉक टू फैमिली रेगुलरली, अपने प्रियजनों से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, बात करते रहिए, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, जो भी आपको मोटिवेशन देते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते, उनसे रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात करिए, अपनी समस्याएं उनको शेयर करिए, इससे भी आपका चीजें ठीक रहती है। चलो आगे हम बात करते हैं मोटिवेशन टेक्निक्स। डेली विजुलाइज करें आप यूनिफॉर्म में हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। मैं सोचता था ऐसे, जब तक आप सोचोगे नहीं ना तो वो चीजें मिलती नहीं है। आप ये सोचो कि आप एक रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, वहां पे कोई हॉस्पिटल बना हुआ है और वो पूरा उस पे बेच लगा हुआ है जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और आपका नाम लिखा हुआ है। विजुलाइज करो आप पेशेंट की केयर दे रहे हो, वहां पे इंजेक्शन लगा रहे हो मोनोसेप, ये आपको विजुलाइज करना है। और सक्सेस स्टोरीज को पढ़े रेगुलरली, आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो जो हम डालते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। स्मॉल गोल्स सेलिब्रेट करें, जैसे वीकली टारगेट कंप्लीट हुआ, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया 70% नंबर आ गए, चॉकलेट लाओ अपने आप के लिए, पार्टी रखो अपने आप के लिए, कोल्ड ड्रिंक पियो, और घर वालों को बताओ कि हाँ मैंने आज ये अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, अपने आप को बोलो। स्टडी ग्रुप बनाओ, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं आपके उनके साथ में रहो, स्टडी ग्रुप बनाओ अपना, उनको अपने प्रॉब्लम शेयर करो, उनकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है वो शेयर करो, और भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है मोटिवेशन के लिए, कि वो क्या पढ़ रहे हैं तुम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं कि जो तुम्हें बता ही नहीं रहे, खुद तो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मैं तो मजे कर रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रहा, चल छोड़ना क्या पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना है। अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके। अब वेन फीलिंग लो, बीच बीच में क्या होगा दोस्तों, आप 100% लो फील करोगे। मैं भी करता था, जब कंटिन्यू स्टडी करता था, सिलेक्शन नहीं होता था, तो लो फील होता था कि यार क्या बकवास है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रही हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं सब, बाढ़ में जाने दो। आपको ऐसा नहीं करना है। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्ची थी केरला से, तो उसने मेरे को कॉल किया कि सर मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, उसके साथ में मैं ड्यूटी भी जाती हूँ 6-7 आवर्स, वहाँ पे भी मुझे देने पड़ते हैं, तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, पर मैं कैसे करूँ। तो आप लोगों के साथ में भी शायद बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती होंगी वहाँ पे, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने उसको प्रॉपर समझाया कि तुम्हें हॉस्पिटल टाइम में किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, अपने बच्चों को किस प्रकार से आपको टेकल करना होगा उस टाइम ड्यूरेशन में जब आप पढ़ रहे हो लास्ट मंथ में, या फिर कौन कौन सी बुक्स है जिनसे आप इजीली आप पास कर सकते हो, 3 से 4 घंटे आप अपने रूटीन में से कैसे सेट कर सकते हो, अपना जो सोने का टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को मैनेज करके उसने अब 4 एग्जाम एक साथ में क्वालिफाई किए हैं। तो आप भी उसी की तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और सच मानिए वो पल बहुत ही हैप्पी होने वाला होगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे, पर वो खुशी के आंसू होंगे। आपके माँ बाप को जब आप बताओगे, अंदर से इतना अच्छा फील होगा आपको कि आप सोच नहीं सकते हो, वरना भटकते रहोगे। याद रखना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाइनों में लग के जो ट्रेनों में धक्के खा के जाते हैं, उस तरह से जाओगे, बच्चे गोद में रहेंगे, हाथ में बीवी के हाथ में बैग रहेगा, और उनको लेके भगते हुए मिलोगे कहीं ट्रैक पे, तो ये आपका फ्यूचर हो जाएगा।
इस फ्यूचर को बदलने के लिए, रियलिटी में बदलने के लिए आप 4 मंथ अपने आप को दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलो आगे हम बात करते हैं। लो फीलिंग हो तब ये स्टोरी जरूर से याद रखना। अब इस सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टिप्स मैं आपको देता हूँ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इससे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम्स ड्रॉ करके आप याद कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नेशनल प्रोग्राम, स्टेटिक्स, फोकस और अपना जो फैमिली प्लानिंग होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड आपका इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद करके जाइए। चलो, फार्मेकोलॉजी के अंदर ड्रग क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग कैलकुलेशन, इससे रिलेटेड चीजें पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद करिए। मेंटल हेल्थ के अंदर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन और उसके अलावा जो अपने साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज होती है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो ये सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टिप्स थे। इसके अलावा मेमोरी ट्रिक्स आप यूज करिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्डियक एमआई का पेशेंट आते हैं, उसमें एक मोना नाम से ट्रिक बनाई हुई है, उस तरह से आप ट्रिक बनाइए। सीपीआर की 30:2, 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। इंसुलिन के कितने टाइप होते हैं, रैपिड से आप उसको याद कर सकते हो। आईवी फ्लूइड को डायल से याद कर सकते हो। डेक्सट्रोज, आइसोटोनिक, एमिनो एसिड, लिपिड्स। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स बनाइए। अगर आपको ये ट्रिक्स के साथ में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे लिखिए कि सर मैं ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, ट्रिक्स के साथ में हम ट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक वीडियो के थ्रू, एक टॉपिक के थ्रू आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीके लास्ट 6 मंथ का आपको जीके पढ़ के जाना है। तो मान के चलिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जीके आपके पास में होना चाहिए। मैथ प्रैक्टिस डेली 10 क्वेश्चंस, मैथ का कोई भी टॉपिक लो और 10 क्वेश्चन अपने हाथ से निकालो, तब मैथ का जाके क्लियर होगा। ऐसे वीडियो वीडियो देखने से मैथ और रीजनिंग क्लियर नहीं होगी। अपने हाथ से लिखोगे नहीं ना 9 × 9 × 9, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ वहां पे जाके आपको गच्चा दिला देगी। तो भाई इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, रीजनिंग को भी इसके पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, जो भी चीजें आती है रीजनिंग के अंदर, आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए। आपका माइंड भी साफ होगा, आपकी मेमोराइज करने की जो पावर है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अच्छे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। साइंस 10th क्लास लेवल का बेसिक साइंस सफिशियंट है। तो आप लुसेंट का साइंस वाला बुक लेके उससे पढ़ सकते हो, या 10th तक की कोई भी बुक उठा के उसको पढ़ सकते हो, वो सफिशियंट है। और इसके अंदर आप लोग ज्यादा पढ़िए पॉलिटिक्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इससे ज्यादा रिलेटेड आते हैं जीके में एमसीक्यूज। और अपना ज्योग्राफी है इंडिया का, उसको पढ़िए, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। चलिए हाई स्कोरिंग टॉपिक्स एक बार जरूर देख लें, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी, ड्रग कैलकुलेशन, आईवी थेरेपी, नॉर्मल वैल्यूज, बीपी, टेम्परेचर, पल्स एंड अदर जो भी नॉर्मल वैल्यूज होती है वो, लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, आईसीयू, ईसीजीस, ये जो भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो देखिएगा जाके। मॉक टेस्ट को असेसमेंट करने का क्या तरीका है। आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे, मैं भी मॉक टेस्ट देता था, पर उनको असेस नहीं करता था। उसका असेस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। इस तरह से मॉक टेस्ट करा कीजिए। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड मंथ में आप वीकली एक मॉक टेस्ट दीजिए, थर्ड मंथ में आप डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, 4 मंथ में कंटिन्यू डेली प्रीवियस ईयर्स पेपर भी आपको करने हैं। ये मॉक टेस्ट की आपकी प्रॉपर 4 मंथ के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। चलो आगे इसी में बात करते हैं, मॉक टेस्ट एनालिसिस प्रोसेस। मैं आपको एक मॉक टेस्ट एनालिसिस सीट दूंगा, उस सीट का आप प्रिंट निकलवाइए 20-25, और हर मॉक टेस्ट के साथ में उसको फिल करिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पर उसको प्रॉपर टाइम देना, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो। इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट डोंट चेक आंसर। जैसे ही आपने मॉक टेस्ट किया है, आपको आंसर चेक नहीं करने। कब करने हैं,
टेक 15 से 20 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद में आपको एनालाइज करना है ईच रॉन्ग आंसर। ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, टेस्ट दिया तुरंत रॉन्ग आंसर चेक करने लगे, नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाओ, चाय पानी पी के आओ, नाश्ता करके आओ, फिर उसको सोल्व करो, तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कभी करके देखना ये। नोट डाउन वीक टॉपिक्स, उसमें जो भी रॉन्ग रॉन्ग आंसर थे आपके उसको नोट डाउन करो। अरे सर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करवा रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम इन्वेस्ट है ये, ठीक है। रिवाइज दोज टॉपिक सेम डे, जो भी आपने रॉन्ग आंसर किए हैं उनका मेरे टेस्ट सीरीज में आप जाओगे तो पूरा एनालिसिस मैंने उसमें ही दे रखा है, हर आंसर का साथ में उसका रेशनल समझा रखा है, चारों चीजों का कि ये आंसर है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वहां पे जाके तुरंत उसको फॉलो अप कर लो। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। आपका टारगेटेड स्कोर क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, तो हमेशा तो ये नहीं कि 20-30 नंबर लेते क्या आते रहोगे। फर्स्ट मंथ में आपके 30 से 40 मार्क आ रहे हैं, डोंट वरी, ये लर्निंग फेज है, हो सकता है इतने आ रहे हो। सेकेंड मंथ में आपका कितना आना चाहिए? 50 से 60 मार्क्स आने चाहिए आपके। और नेगेटिव जो यहाँ पे अगर आप लोग 35 नेगेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे 20 से 25 नेगेटिव होने चाहिए। फिर थर्ड मंथ के अंदर आपके नेगेटिव 15 से 20 आ जाने चाहिए। फोर्थ मंथ होते होते आपके नेगेटिव 10 तक आ जाने चाहिए। नेगेटिव का मतलब आप नेगेटिव क्वेश्चन ओनली 10 तक लेके आ जाओ, इससे कम तो आपके होंगे भी नहीं। मोस्ट ऑफ 99% बच्चों के कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता ही है, तो आप इतना तो मान के चलिए। अगर 10 तक आप लिमिटेशन लेके आ जाते हो, अगर आप 80 क्वेश्चन करके आते हो, 10 नेगेटिव है तो 60 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करोगे तब आपकी कंसिस्टेंसी दिखेगी वहां पे। चलो, अब आपको कौन कौन सी चीजों को जरूर से देखना है, रेड फ्लैग्स बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, उन चीजों को आपसे को जरूर से जरूर देखना है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सेम टाइप मिस्टेक रिपीटेडली, सेम टाइप मिस्टेक कर रहे हो आप। आपसे पूछ रहे हैं कि जो इमरजेंसी पिल होती है, आई पिल होती है, उसके अंदर क्या चीज आती है या कितनी मात्रा होती है उसकी, बार बार आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ रहे हो। बार कॉपर्टी जो 380 होती है उसमें क्या क्या आती है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, 3-4 एग्जामों में वो सेम क्वेश्चन आया, बार बार आप उसको गलत करके आ रहे हो। तो ये अगर चीजें करते हो तो आपके लिए रेड फ्लैग है, सुधर जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन। नहीं सुधरे तो ये रेड फ्लैग है आपके लिए। बार बार एक ही मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, 90 मिनट का टाइम है, आपको 120 मिनट लग रहे हैं, या आप 90 मिनट को 30 मिनट में ही कंप्लीट करके बैठ रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका। टाइम मैनेजमेंट सीखो। मैथ में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, जीके में कितना टाइम देना है, नर्सिंग के एक बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। टेस्ट मॉक टेस्ट दोगे उससे पता चलेगा। पैनिक ड्यूरिंग नेगेटिव मार्किंग, अरे भाई टेस्ट दे रहे हैं हम तो, 100 में से तो हमारे 40 नेगेटिव हो रहे हैं, 60 बच्चे, और हम तो 20 पे या 30 पे आ जाते हैं। पैनिक नहीं होना है, तुम्हारा लर्निंग फेज उस टाइम आ रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तक नहीं आना चाहिए, 2-3 बार रिवाइज होगा, सब ठीक हो जाएगा। समझ गए? पढ़ोगे तो सब ठीक होगा। ओवर कॉन्फिडेंस इन स्ट्रोंग एरियाज, अरे भाई मुझे तो बीपी बहुत अच्छा आता है, भाई मुझे तो टेम्परेचर बहुत अच्छा आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि 80/40 किसी का बीपी था, बताओ क्या करोगे? रीअसेस करोगे, नो रेड लगा दोगे, डॉक्टर्स के ऑर्डर फॉलो करोगे, क्या करो? कॉन्फिडेंट तो बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं करना है आपको, सब चीजों को सोच समझ के करके आना है एग्जाम में। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, जो राइट वे है, राइट थिंकिंग है, राइट चीजें हैं, वही वहां तक ही आपको सीमित रहना है। समझ गए? चलो इसके बाद में आपको मैं कुछ सक्सेस मंत्र दे रहा हूं, वो आप लोग हमेशा अपने पास रखिएगा। गोल्डन रूल्स लिख लेना। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, डेली 6 आवर्स कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन छोड़ रहे हो फिर एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, नहीं भाई, डेली आप पढ़ोगे 6-6 7-7 घंटे, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना, 6 घंटे पढ़ते रहो। स्मार्ट रिवीजन, 70% नए टॉपिक्स और 30% रिवीजन देना है आपको। नेगेटिव मार्किंग, 80% श्योर हो तभी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। और हेल्थ फर्स्ट, टिक और पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी दस्त है ना, नोजिया रहता है, सर दर्द रहता है,
इन सब चीजों के साथ में पढ़ रहे हो तो आपकी मेमोरी मेमोरी जो है बिल्कुल काम नहीं करेगी वहां पे। इन चीजों का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं सक्सेस मंत्र। इन चीजों को आपको एक कागज लेना है A4 साइज का, उसके ऊपर स्केल से लिखना है अच्छे से और अपनी दीवारों पे चिपकाना है। मेरी दीवारों पे यहाँ पे चारों तरफ कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, मतलब सक्सेस मंत्र चिपका रखे हैं मैंने। मैं पढ़ाने के लिए चिपकाता हूँ, आपको पढ़ने के लिए चिपकाना है। तो क्या क्या लिखोगे आप उनमें? पहला है मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे करना है। जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, मुझे करना है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नोट सेट, जो भी आपका एग्जाम का ड्रीम है वो जरूर से लिखिए, अपना मोबाइल का वॉलपेपर बना लो उसको, ठीक है, ताकि बार बार वो चीजें आपको दिखती रहे। और वॉलपेपर के साथ में अपने पेरेंट्स की फोटो लगा लो, पेरेंट्स की फोटो के ऊपर एक वो बना के लगाओ, एडिटिंग में तो माहिर होंगे तुम लोग, है ना, वो लगाओ। फिर ये मेरा एम है, माँ बाप की फोटो लगाओ अपनी, उसके ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल लेके उसमें लिखो। तो तुम्हें बार बार शर्म आएगी जब भी उसको देखोगे, जब भी मोबाइल को चेक करोगे। समझ गए? मैं ऐसे ही करता हूँ। चलो, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूँ, हो रही हूँ। डेली आप जैसे पढ़ रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ठीक है आज मैंने बहुत अच्छी चीज की, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। चलो, सिलेक्शन से मेरी डेस्टिनी है। सिलेक्शन लेना ही है मुझे, इसके अलावा मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कोई मेरे महिला मित्र पुरुष मित्र काम में नहीं आने वाले। तुम्हारा सिलेक्शन है, तुम्हारा फ्यूचर है, जब तुम अपने पैरों पे खड़े होगे, जब तुम्हारा रिस्पेक्ट होगा सोसाइटी के अंदर। वरना कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हें फोन करके नहीं बुलाया कि हमारे शादी में आना। वरना सब लोग पीछे पड़ेंगे कि अरे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहब है, इनको जरूर से शादी में बुलाना है। नाम के आगे घर के आगे लिखवाओगे प्लेट के ऊपर, फलाना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, फ्रॉम कोलकाता। तो अच्छा फील होगा वो कुल मिला के। हार्ड वर्क नेवर फेल्स। आपकी कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, लाइफ में कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। हार्ड वर्क करो, 4 महीने का टाइम है, 4 मंथ अपनी लाइफ को दो। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको देख लीजिए एक बार। नो न्यू टॉपिक। लास्ट के 15 डेज में कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अगर आप नोट सेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए सभी एग्जामों के लिए। ये लास्ट के 15 दिन में कोई नए टॉपिक ऐड नहीं करने, ओनली रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। इसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी है। मैंने पहले ही समझा दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट रहेगा। और प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन लेना है आपको लास्ट के 15 डेज में। लास्ट के 15 दिनों में आपको बीमार नहीं होना है, ठीक है। बाकी एग्जाम टाइम पे हम अलग से स्ट्रेटेजीज और लेके आ जाएंगे, पर एग्जाम डे की नोट सेट की भी आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। इनमें से कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ये सारे जो जानकारियां मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाओ। उसके बाद में स्ट्रेटजीज आपके पास में आ गई है, सारा मटेरियल आपके पास में होना चाहिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 दिन लगाओ भले ये टाइम टेबल बनाने में, पर पढ़ना स्टार्ट कर दो, जब भी जिंदगी ब्राइट है, वरना सब कुछ हाइट है। ठीक है, समझ गए? तो इसी के साथ में आपका भविष्य अच्छा रहे, आपकी जो पढ़ने की जर्नी है वो अच्छा रहे, इसी कामना के साथ में मैं विदा लेता हूँ आपसे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और भी बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ में। तो हमारे बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।